बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचें? कहाँ रुकें? कितना खर्च आएगा? कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? अगर ये सब सवाल आपके मन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और मैं 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कैसी होती है, आपको कितना टाइम वहाँ पहुँचने में लगता है और आप होटल कैसे ढूँढ सकते हैं रुकने के लिए और खाने का वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स होते हैं या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से रिलेटेड जो शायद मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए डायरेक्ट कोई भी कन्वेंस नहीं है। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से जाना चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हरिद्वार पहुंचना होता है। मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी दिल्ली से, तो दिल्ली से आपको बस की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप ट्रेन के टिकट्स अपने हज़रत निज़ामुद्दीन, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, दिल्ली कैंट या फिर आनंद विहार टर्मिनल, इन किसी भी स्टेशन से बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। और अगर मैं बस की बात करूं तो आईएसपीटी कश्मीरी गेट से आप बस भी ले सकते हैं। वहां पे रेगुलर इंटरवल्स में डे या नाइट आपको हरिद्वार के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार तक अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। तो आप जिस सिटी से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं या जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ से अगर हरिद्वार आपके नज़दीक है तो आप डायरेक्ट हरिद्वार भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपका डायरेक्ट रूट वहाँ से नहीं है तो आप वाया दिल्ली भी हरिद्वार आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे आपको पर्सनल टैक्सीज़ भी मिल जाती हैं जो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं, जिनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, या फिर आप बसें भी ले सकते हैं। वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर या बस स्टैंड के बाहर ही आपको बसेस भी मिल जाती हैं, जो कि सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। बसों की अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ मैं, तो वो लिमिटेड रहती है। आपको 6 बजे तक ही बसेस वहाँ मिलती हैं, जो कि आधे से ज़्यादा ऑलरेडी बुक्ड होती हैं। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हरिद्वार एक दिन पहले आ सकते हैं और शाम को ही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर बसेस होटल से कनेक्शन में होती हैं और जो लोग वहाँ ठहर रहे होते हैं, वो पहले ही अपनी टिकट बुक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अगर आप सुबह जब बस चलती है तब अगर आप बुक करना चाहते हैं तब भी आपको मिल सकती है। बट इसका एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप अगर ऑन द स्पॉट टिकट बुक करते हैं तो फर्स्ट थिंग कि अगर ऑलरेडी बस बुक है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, या फिर अगर मिलती भी है तो आपको सबसे एंड वाली सीट या फिर जो ड्राइवर के पास इन्होंने एक स्पेस लगा रखा होता है वो वाली सीट मिलेगी। और दोनों ही सिचुएशंस में आपकी जर्नी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं पहाड़ों की जर्नी होती है, तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल आपको दोनों ही सिचुएशंस में रहेगा। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको सीट मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप एक दिन पहले हरिद्वार आ जाइए और शाम को ही अपनी टिकट्स बुक कर दीजिए। दूसरा, अगर आप सोलो आते हैं तो आपको हरिद्वार में अगर घूमना नहीं है और आप एक दिन का ही जर्नी प्लान करना चाहते हैं, तो आप शाम को अपने सिटी से बस लीजिए जो कि ओवरनाइट जर्नी आपकी रहे और आप सुबह 4 बजे तक या 3 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच जाएं, ताकि आप वहां जाके अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। एक बंदे के केस में ये डेफिनेट है कि अगर उनकी बस में अवेलेबिलिटी कम है तो आपको डेफिनेटली वो एडजस्ट ही करेंगे, या तो लास्ट वाली सीट पे या ड्राइवर के पास वाले स्पेस में। और अगर मैं टैक्सीज़ की बात करूँ तो ट्रैवल एजेंट्स के बहुत सारे ऑफिसेज़ आपको नियर बाय ही दिख जाएँगे। फैमिली के केस में आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं बेसिस ऑन योर एक्सपेंस अफोर्डेबिलिटी, पर
अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केसेस में ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं, क्योंकि एक बंदे के लिए टैक्सी नहीं अरेंज हो सकती है अनटिल अनलेस कि उनके पास ऑलरेडी अदर पैसेंजर्स होते हैं और एक स्पेस अवेलेबल है। अब अगर मैं फ़ेयर की बात करूं तो आपका बस से जो फ़ेयर रहता है वो 900 से 1000 के बीच में रहता है, और अगर टैक्सी की बात करूं तो वो 2000 से 2500 के बीच में रहता है पर पर्सन। बाकी ट्रैवल एजेंट टू ट्रैवल एजेंट भी डिपेंड करता है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको 13 घंटे से 14 घंटे तक लगते हैं। आप बस से जाइए या फिर आप कैब से जाते हैं। मैंने यात्रा बस से की थी तो मुझे 14 घंटे लगे थे, डिपेंडिंग कि अगर आप 4 बजे बस लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इवनिंग में ही पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जर्नी कॉन्टिन्यूअस होती है। बीच में ड्राइवर आपको किसी ना किसी रेस्टोरेंट पे लंच के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए 2 से 3 बार रोकता है। अगर आप अपने साथ खाने का कोई भी आइटम कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप उन रेस्टोरेंट्स पे खा सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब इस यात्रा के लिए चलें तो आप अपने साथ खाने के कुछ आइटम्स रखें, क्योंकि जर्नी लंबी हो जाती है और आपको भूख लगने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और बेटर रहेगा कि आप कुछ ना कुछ खाने के आइटम्स अपने साथ कैरी करें। जर्नी आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे रास्ते में दिखेंगे। पर उसी के साथ आपको डर भी लग सकता है, क्योंकि जो पहाड़ में कई बारी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बस बिल्कुल पहाड़ के नीचे आ गई है, और कई बारी इतने छोटे रास्ते होंगे और आप बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से चल रहे होंगे कि आपको बहुत डर लगेगा देख के अगर आप नीचे झाँकेंगे तो। पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। सो इस 14 घंटे की जर्नी में आप ऑफ कोर्स थक जाएँगे और एंड में एग्ज़ॉस्टिंग फ़ील होगा। बट मेरा यकीन मानिए, जैसे ही आप बद्रीनाथ धाम में पहुँचेंगे, आपकी सारी थकावट सब दूर हो जाएगी और आपको जो महसूस होगा वो बहुत ही सुकून भरा और सुंदर। और मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूँ, आप अगर जाएँगे या आप गए हुए हैं तो आप वो चीज़ खुद समझ सकते हैं। जब फाइनली 14 आवर्स की जर्नी के बाद आप बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली आपको रात हो चुकी होगी और आपको वहां पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि शाम को बसें वापस वहां से नहीं जाती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में ही आप को वापस जाने के लिए बस बद्रीनाथ धाम से मिलती है। बद्रीनाथ धाम से वापस हरिद्वार जाने की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो जहाँ पर बस आपको छोड़ेगी उससे 100-200 मीटर के आसपास में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है बट आपको मिल जाएगी। अगर मैं होटल्स के प्राइसेस की बात करूं तो वो आपको थोड़े एक्सपेंसिव ही मिलते हैं वहाँ पे। जनरली होटल आपको 2000 से नीचे नहीं मिलेगा, और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होटल मिलने में हो सकती है, क्योंकि लोग सिंगल पर्सन को होटल देने में थोड़े हेजिटेंट रहते हैं। पर आपको आसपास में ही बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा दूर वहाँ पे चलना नहीं पड़ेगा। अब बात करें अगर हम दर्शन टाइमिंग्स की मंदिर के, तो आपका मंदिर सुबह 4:30 बजे से खुल जाता है और दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। फिर कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद हो जाता है, जो कि 4 बजे तक रहता है। 4 बजे के बाद फिर से मंदिर खुल जाता है और 4 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर फिर खुला रहता है। तो आप इसी बीच में दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं और आप तुरंत वहां जाके दर्शन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप थके हुए हैं और आप सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शाम को ही दर्शन करके फ्री हो जाएं, क्योंकि वहां पर ऐसा हो सकता है कि अगले दिन आपको निकलने के लिए जल्दबाजी रहे, तो बेटर रहेगा कि आप दर्शन से रात को ही फ्री हो जाएं। अब दर्शन करने से पहले एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। बद्रीनाथ धाम की ये मान्यता है कि वहाँ पर
भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले जो तप्त कुंड है, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने ही है, उसमें स्नान करके तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तप्त कुंड आप मंदिर से 2-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरोगे तो वहीं पे आपको दिख जाएगा और इसमें पानी गर्म रहता है, जबकि बद्रीनाथ में इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद अगर आप मंदिर के सामने जो अलकनंदा नदी बह रही है, अगर उसमें आप पानी को टच करके देखेंगे तो वो बहुत ठंडा आपको लगेगा। बट तप्त कुंड में पानी हमेशा गर्म रहता है, जबकि ये कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स नहीं लगाया हुआ है, नेचुरली ये गर्म रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के चमत्कार का कोई भी तोड़ नहीं है और ना ही कोई पता लगा पाया है। ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हमारे तीर्थ स्थानों में ही महसूस की जा सकती हैं। अब अगर मैं खाने के ऑप्शंस की बात करूं तो मंदिर के आसपास में ही आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और खाने की सुविधाएं भी अब उपलब्ध होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बट यस, शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मंदिर के आसपास ही मिल जाएगा। गिने चुने रेस्टोरेंट्स हैं, बट वहाँ से आप खाना खा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना खाना पीना खा के आप चाहें तो अलकनंदा नदी के पास थोड़ा समय बिता सकते हैं। आपको बहुत शांति महसूस होगी, या फिर मंदिर प्रांगण में भी आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। उसके बाद आप आराम कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप बद्रीनाथ धाम से वापस आने की तैयारी कर सकते हैं। अब अगर बात करें वापस हरिद्वार जाने की बद्रीनाथ धाम से, तो जहाँ पर बस ने आपको छोड़ा था नेक्स्ट डे आप वहीं से बस ले सकते हैं। बसें आपकी 6 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती और 10 बजे तक आपको बस मिल जाती है। वहाँ से शायद आपको बाद में भी मिल जाती है, क्योंकि वापस आते हुए इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होता है बस मिलने का। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा मंथ आपके लिए सही रहेगा मंदिर की यात्रा करने के लिए, तो मंदिर के पट जो हैं वो आपके अप्रैल में खुल जाते हैं और दिवाली से पहले तक जो भी डेट मंदिर डिसाइड करता है तब तक ओपन रहते हैं। आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा क्या मंदिर की ओपन डेट है और क्या क्लोजिंग डेट है। बट अगर बात करें तो आपको जो बारिश का मौसम रहता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस मंथ में लैंडस्लाइड्स होने का काफ़ी डर रहता है और मंदिर की तरफ से भी ये वार्निंग रहती है कि आप उसमें कम से कम विज़िट करें। बाकी आप जिस भी मंथ में जाना चाहते हैं, बारिश वाले मंथ को छोड़ के आप मंदिर को विज़िट कर सकते हैं। अगर कुल खर्च की बात करें तो आपका, अगर सोलो जाते हैं आप, तो 6 से 7 हज़ार रुपये में आपकी ट्रिप हो जाती है। बाकी आप कितना एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका आपको बेहद ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ धाम में टेम्परेचर माइनस में रहता है और ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए आप सर्दियों के कपड़े लेकर जाएं अच्छे से, ताकि आप बीमार ना पड़े। चलिए, अब वीडियो के हम अंत में हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि यदि अभी तक आप बद्रीनाथ धाम नहीं गए हैं तो बाबा बद्रीनाथ विशाल आपको जल्द से जल्द दर्शन के लिए बुलाएं और आप भी इस अद्भुत और मैजिकल धाम की जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा शांतिमय जो वाइब्स हैं वो आप उसको भी महसूस कर सकें। और एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी जानकारी हम दूसरे धाम और ज्योतिर्लिंग के बारे में शेयर करेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बोलो ओम नमः शिवाय।